यार रोशान, आप ना पिछले वाले की वो देख लेना, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग, ताकि फिर आपको यहाँ से आगे समझ आ जाए। सही है? सही है। कोई क्वेश्चन अभी तक उसमें से? ठीक है, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, 1 मिनट दो मुझे बस। एक जगह से दूसरी जगह विदाउट द मूवमेंट ऑफ मोशन, विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है? उसको हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, जो ये वाली होती है। और सिर्फ इन वेव्स के अंदर हमें डॉपलर इफेक्ट नजर आता है, जैसे कि साउंड, लाइट। ठीक है, समझ आई यहाँ तक? क्लियर हुई बात? सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन है, ये आप लोग को याद करनी है। डॉपलर इफेक्ट होता है क्या? इट इज बेसिकली द रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। आप एक ट्रेन स्टेशन पे खड़े होते हो, ठीक है? और आपके यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, अब रेस ट्रैक पे खड़े हो, ठीक है? और रेस ट्रैक सर्कुलर है। गाड़ी यहाँ से आती है, यहाँ से यहाँ जाती है, तो आपको आवाज ऐसे आती है, या आपको आवाज ऐसी आती है, दूसरी वाली आती है ना, जिसके अंदर आपकी पहले आपको बढ़ती भी आती है, फिर आपको कम हो जाती है, राइट? अगर आप रोड के साइड पे खड़े हो, रोड के साइड पे भी आपको आवाज पहले बढ़ती भी मिलती है, फिर कम होती भी जाती है। जैसे गाड़ी अगर आ रही है, और फिर कम होती जाती है ना? वही ईटी फिजिक्स ने भी इसे नहीं पढ़ाया था। श्यूं, श्यूं, इस तरह ही पढ़ाई थी, तो आपको डॉपलर इफेक्ट इस तरह ही समझ आती है। तो बेसिकली ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ठीक है? यहाँ आप खड़े हो, और ये गाड़ी है ए पॉइंट पे, ये गाड़ी है बी पॉइंट पे। अब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी ऐसे आवाज हो रही है ना, ठीक है? तो अगर ज्यादा श्रिल हो रही है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, आपको आवाज ज्यादा साउंड होती है, ठीक है? तो जब आपके तरफ कोई चीज आ रही हो ना, और चूंकि गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, या गाड़ी की एक्सेलरेशन चेंज होती है, उसकी वजह से ना, यहाँ पे करीब आने की वजह से फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है। और जब आपसे कोई चीज दूर जा रही होती है, जब फॉर एग्जांपल गाड़ी आपको क्रॉस करके आगे जा रही है, तो ऐसे आवाज आती है ना, ठीक है? अब कम आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि गाड़ी की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड और एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो अगर कोई चीज आपसे आपके तरफ आ रही है, ठीक है? तो होता ये कि फर्ज करो कि, एक सेकेंड, ये क्या है? अच्छा, बेसिकली जब कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, उसकी ना फ्रीक्वेंसी
तो अगर आप यहाँ पर हो, ठीक है, और आपके साथ सोर्स पड़ा है, तो उसकी होती है फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, मगर अगर आपकी तरफ कोई चीज आ रही है ना, तो उसकी होती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कैसे होगी? अगर ये वेलोसिटी है ऑफ साउंड, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, ठीक है, और ये भी वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, इसमें से अगर आप माइनस कर दो तो ये वाला आंसर बड़ा आएगा ना। बेसिकली जब आपके करीब कोई चीज आ रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का तरीका क्या है? आप डिनोमिनेटर के अंदर वी माइनस यू कर दो इनटू एफ नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। मगर आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और चीज दूर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है, दूर जा रही है, तो अब तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम कैसे होगी? आप यहाँ पे प्लस कर दो, ताकि ये जो आंसर है ना, ये छोटा हो जाए। समझ आया आप? अगर मैं कहूँ 3/2 और अगर मैं कहूँ 3/1.5, ज्यादा बड़ा आंसर किसका होगा? 3/1.5 का होगा ना। और अगर मैं कहूँ 3/2.5, तो ये तो उससे भी छोटा हो जाएगा, राइट? समझ आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, तो जब आपसे कोई चीज दूर जा रही है तो यहाँ पे प्लस कर देना, जब आपकी कोई चीज करीब आ रही है तो आप उसको यहाँ माइनस कर देना, ठीक है। ब्लू शिफ्ट क्या होता है? ब्लू शिफ्ट इज बेसिकली व्हेन वेवलेंथ डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स यू। अब आपकी जो तरफ चीज आ रही है ना, ठीक है, अगर जब उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है ना, तो उसकी लेमडा डिक्रीज हो रही है। क्यों? मैंने आपको एक चीज बताई थी, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, राइट? तो वेलोसिटी क्या होती है? एफ लैम्डा। अगर ये कांस्टेंट है और ये इंक्रीज हो रही है, तो क्या है, ये तो कम होगी ना। इसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। समझ आया? और मगर अगर कुछ चीज से दूर जा रही है, अब v इज टू एफ लैम्डा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम। तो लैम्डा क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। व्हेन समथिंग इज अप्रोचिंग यू, उसकी फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर, दैट इज ब्लू शिफ्ट। एंड इफ समथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, विच इज रेड शिफ्ट। बात क्लियर हुई? इसमें दो केसेस और भी हैं। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, चीज आपसे दूर जा रही है और एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, तो भी याद रखो कि इसमें v माइनस यू होगा, ठीक है, v ओवर v माइनस यू होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। नहीं, सॉरी सॉरी, मैं बताता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप हो, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, अभी तक तो बात क्लियर हुई ना? अभी तक जो जो चीजें पढ़ी है ना, वो वेलोसिटी कांस्टेंट तक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब हम करते हैं वेलोसिटी को वेरिएबल। इसमें ना कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। इसमें होता ही है कि अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, और डीसेलरेट कर रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? पहले मैं कहता हूँ उसकी वेलोसिटी थ्री, थ्री से हुई वन, अब होगी वन से 1.5, तो यहाँ पे डेल्टा वी कम नहीं है? कम है ना। तो ओवरऑल मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज होने के बजाय। तो चीज आपके करीब आते आते कम पेस से करीब आ रही है, मतलब पहले यहाँ से यहाँ ज्यादा तेज आ रही थी, अब यहाँ से कम तेज आ रही है, तो थोड़ा सा दूर दूर इस और इसके इसके दरम्यान, इसके दरम्यान दूर जाना शुरू हो गया, राइट? तो इसमें आप उल्टा यूज करते हो। इसमें आप करते हो कि आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ना, दैट इज v ओवर v प्लस यू इंटू एफ नॉट, नॉट v माइनस यू। क्यों? क्योंकि देखो ओवरऑल तो आपसे चीज आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही है ना, क्योंकि देखो पहले ज्यादा तरीके से करीब आ रही थी, अब थोड़ा स्लोली करीब आ रही है, तो ये तो चीज दूर होगी कंपेरेटिवली। तो बेशक आपके करीब आ रही है, मगर डिसेलरेट करी, तो इसमें भी आप प्लस करोगे। समझ आई? क्लियर हुआ? मगर आपसे कोई चीज दूर जा रही है, ठीक है, और वो एक्सेलरेट कर रही है, पहले तो हम यहाँ पे f इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू इंटू एफ नॉट करते थे ना, क्योंकि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि चीज आपसे दूर जा रही होती है तो आपको रेड शिफ्ट नजर आता है। मगर एक्सेलरेट करिए, ठीक है, एक्सेलरेट करिए। एक्सेलरेट में पहले मैं कहता हूँ कि, अच्छा, एक्सेलरेशन में भी, एक्सेलरेशन पहले मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा दूर गई थी, अब मैं कहता हूँ ज्यादा दूर जा रही है। इसमें भी हम यही वाला यूज करेंगे, सही है। मगर अगर मैं कहता हूँ कि ये डीसेलरेट कर रही है, डीसेलरेट करिए, पहले मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक गई थी, अभी यहाँ से यहाँ तक गई है,
तो ये भी ओवरऑल कम पीछे गई है ना, मतलब ज्यादा करीब ही रही है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे v ओवर v माइनस यू इंटू एफ नॉट। क्यों? पहले ये ज्यादा आगे गई थी, अब ये कम आगे गई है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा पीछे है, करीब है, तो ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कम है, राइट। इसमें भी आप माइनस यूज करोगे। समझ आई या दोबारा समझाऊं? अच्छा देखो, आने वाला तो समझ आ गया ना, जब कोई चीज आपकी करीब आ रही है वो तो समझ आ गया ना, अब दूर वाले का मसला है ना। अच्छा, दूर में है दो केसेस। पहले नंबर वन, ये आप हो, यहाँ से चीज दूर जा रही है, ठीक है, और वो एक्सेलरेट कर रही है, तो वो और ज्यादा दूर नहीं जाएगी, है ना, यही होगा ना। किसकी वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो इसमें तो सेम फॉर्मूला ही लगेगा, v ओवर v प्लस यू इंटू एफ नॉट, ठीक है। मगर अगर मैं कहूँ कि पहले चीज जा रही थी, फर्ज करो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब वो जाना शुरू हो गई है 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ओवरऑल तो डिसेलरेशन हुई है ना, राइट। तो ये वाला एरिया उसने लेस कवर किया है ना, तो वो इस आपके ज्यादा करीब है इसके मुकाबले में। तो अगर आपके ज्यादा करीब है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके करीब है इसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में, है ना। इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि आपके करीब है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे v इज टू v ओवर v माइनस यू इंटू एफ नॉट। सही है। ये बस 4 केसेस होते हैं इस डॉपलर इफेक्ट के। अब क्लियर हुआ? परफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट यही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट के दो ग्राफ्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसमें जो ये और ये होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले ग्राफ में याद रखो कि दिस इज कॉल्ड 1 लैम्डा। सही है। सिर्फ ग्राफ समझा रहा हूँ। ये आपका होता है एम्पलीट्यूड। सही है। ये 1 लैम्डा होता है। और जो ये है, इसमें भी ये एम्पलीट्यूड है, मगर ये जो नहीं है, ये आपका है टाइम पीरियड। तो आप इसको एज अ 1/t से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। समझ आई? और फिर अगर आपने इस ग्राफ से लैम्डा निकालना है, तो आप इसको v टू एफ लैम्डा की इक्वेशन में पुट करोगे, और v को फिर आप लैम्डा निकाल सकते हो। सही है। इसी तरह आप ग्राफ्स को आपस में मैनिपुलेट कर सकते हो। ये 2-3 चीजें थी इसके अंदर। अच्छा, द डायग्राम शोज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन थ्रू अ वाटरवे मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब इधर जा रही है। At which point is the water moving upward maximum speed of water? At which point is the water moving upward? Water moving upward maximum speed, ठीक है। हमें देखना है पानी ऊपर किस मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है, आप क्या कर्म करो, आप थोड़ा सा आगे से ग्राफ शुरू कर दो। ये था ना, पहले यहाँ जा रही थी, अब आप यहाँ से ग्राफ शुरू कर दो, यही वाला ग्राफ। तो ये यूं। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि हर पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है। हमें पता है ये वाला पार्टिकल नीचे आ गया, ये वाला पार्टिकल भी नीचे आ गया, ये वाला पार्टिकल ऊपर चला गया, ये वाला पार्टिकल ऊपर चला गया। सर तो ऊपर कौन सा गया, सी क्या है? आंसर सी है, उनके ऊपर जा रहा है। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर हुआ? ये वही है, कल वाला ही अप्लाई होगा। बिल्कुल। मैं अगर रोशान के लिए तो मैं समझा दूं। वेव्स ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव पार्टिकल वाई एंड टाइम टी, ठीक है। हाँ ये मैंने आपको बता दिया कि ये टाइम पीरियड होता है। अच्छा, अब आप डिस्प्लेसमेंट वाला बनाओगे, तो आप यहाँ पे लेमडास का निकालोगे, v इक्वल टू एफ लेमडा से पहले इसका लेमडा निकालोगे, और फिर आप लेमडा वाला ग्राफ यूं करके बनाओगे। सही है। ये आपको मैंने बता दिया था, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स से ये लेमडा के बराबर होता है, टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो ये ग्राफ समझने आने चाहिए, पढ़ने आने चाहिए। ये सवाल आ गया। A wave has period t, wavelength lambda, and amplitude a. The wave is shown on a graph of displacement x against distance d, ठीक है। The wave is shown on a graph of displacement x, displacement x against distance d। तो ये है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, डी ग्राफ, ठीक है। तो सारों डी ग्राफ है, ठीक है। विच ग्राफ इज लेबल्ड करेक्टली? एम्पलीट्यूड ए
एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड इक्विलिब्रियम पोजीशन से होता है, राइट? ये तो पता है ना कि एम्पलीट्यूड इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये पूरा एम्पलीट्यूड नहीं होता, एम्पलीट्यूड इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज ए, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि यहां से लेके यहां तक एक लैम्डा होता है। क्यों? ये पूरा 360 डिग्री बनता है ना, देखो दो सेमी सर्कल है ना। 360 डिग्री है, वन वेव है, वन वेव है तो वन लैम्डा है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो आंसर है। और इसमें क्या गलती है? देखो इसमें टाइम है, इसमें टाइम आ गया। टाइम टाइम तो होता ही नहीं है, मैंने आपको ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ में तो लैम्डा होता है ना, तो ये गलत। इधर भी टाइम है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले ग्राफ में तो लैम्डा होता है, तो ये तो टाइम में कह रहा है, ये भी गलत। समझ आइए दो क्यों कैंसिल हुए हैं। और इसमें एम्पलीट्यूड गलत है, तो ए। अच्छा जी। डॉपलर इफेक्ट, चेंज इन अपीयरेंट ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रेड मोशन वेव सोर्स, ठीक है हमने कर लिया। ये देखो ये बेहतर एक एग्जांपल है कि ये गाड़ी स्टेशनरी थी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आप इसकी तरफ जा रहे हो, जब आप आपकी तरफ ये गाड़ी आ रही है तो इस बंदे के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो इसके लिए कम नहीं हो जाएगी? क्योंकि देखो इसका यहाँ सर्कल के दरमियान गैप ज्यादा है, यहाँ सर्कल के दरमियान गैप कम है, तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ये फ्रीक्वेंसी कम नहीं है, तो इसके लिए कम है, इसके लिए ज्यादा है। अब ये दो बंदे हैं, एम्बुलेंस इसकी तरफ आ रही है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसके लिए फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। समझ आई? वही जो अभी हमने पढ़ा है। तो इसके लिए क्या होगा मुझे ये बताओ, क्योंकि इसकी तरफ आ रही है तो ब्लू शिफ्ट होगा, रेड शिफ्ट होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ब्लू शिफ्ट जबरदस्त, और इसके लिए रेड शिफ्ट। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? v ओवर v माइनस यू इंटू एफ नॉट, है ना, क्योंकि इसकी तरफ आ रही है, तो आंसर बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। परफेक्ट। और क्या है? ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट हमने कर लिया था। देखो सन अप्रोचिंग, मैंने आपको बताया था एफ जो है वो बढ़ता है तो लैम्डा कम होता है, क्योंकि वी कांस्टेंट है। ये हम कर चुके हैं। स्टार मूविंग अवे, एक्सपेंशन यूनिवर्स, ठीक है ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। हाँ, व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम ऑफ अ वेव पार्टिकल, ठीक है। मैंने जो याद किया वो तो ये था कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, बस, पासिंग अ पॉइंट। मैंने बस ये याद किया, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। याद नहीं है दो नंबर कैसे होते हैं, ये M1 A1 है, उससे पहले ही लिखा हुआ है, जिस तरह मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी तरह ही है। ये याद कर लेना, मैंने इसलिए लगाई थी ताकि आपको इसकी डेफिनेशन याद हो जाए मार्क स्कीम की। ये देखो क्वेश्चन आ गया। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग अ लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ लाउड स्पीकर, ठीक है। ऑब्जर्वर है लार्ज डिस्टेंस अवे, अवे फ्रॉम अ लाउड स्पीकर है, ये स्पीकर है, ठीक है। हेयर साउंड ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1640, इसका मतलब है कि एफ मैक्स कितनी है? 1640। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द लाउड स्पीकर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 330। स्पीड स्पीड ऑफ द लाउड स्पीकर निकालिए, तो ये जो सोर्स है ना, सोर्स की स्पीड आ गई ना, तो इसको हम ले लेंगे u, राइट, क्योंकि ये हमारे पास होती है v, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तब कब हेयर होती है? जब आपकी तरफ आ रही हो, राइट, अप्रोचिंग, है ना। मैक्सिमम तभी होती है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू इंटू एफ नॉट, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1640 इज इक्वल टू 330 ओवर 330 माइनस यू जो हमने फाइंड करना है, इनटू एफ नॉट कितनी है? एफ नॉट गिवन है, हाँ ऊपर गिवन है, देखो 1600। सही हो गया। इस तरह आप यू की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ आई? अगर वो कह रहे हैं मैक्सिमम तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं इसके। क्लियर हुआ? दोबारा कराऊं? ठीक है। Describe and explain qualitatively the variation in the frequency of the sound heard by the observer, ठीक है। Experiment. Describe and explain qualitatively, quantitative नहीं qualitatively है, higher lower के थ्रू बताना है, the variation in the frequency of the sound heard by the observer। अच्छा ऑब्जर्वर है, इसकी तरफ आएगी तो मैंने क्या कहा था, f इंक्रीज होती है, राइट, और दूर जाएगी तो क्या होगा, f कम होती है। यही चीज आपने यहाँ लिखनी थी बस। Describe or explain, observer hears higher f when speaker approaches and hears lower f when speaker moves away। क्यों? Due to Doppler effect।
बस, आसान क्वेश्चन है ना अभी तक। गुड हो गया। अच्छा हाँ, इसमें भी होता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई चीज को गोल गोल घुमाते हो ना, ठीक है, और फर्ज करो कि यहाँ पे आपका सोर्स है, ठीक है, सोर्स ये है, सही है। फर्ज करो आप इधर खड़े हो, आप इधर खड़े हो और आप ये सोर्स को घुमा रहे हो यूं, सही है। समझ आई? आप इधर खड़े हो और आप सोर्स को गोल 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 इस तरह यूं यूं घुमा रहे हो, ठीक है। समझ आई? यहाँ पे जो एफ होगी ना वो एफ नॉट के बराबर होगी, यहाँ पे जो एफ होगी वो भी एफ नॉट के बराबर होगी। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप चीज को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो यहाँ पे आपसे दूर नहीं जा रही, अवे जा रही है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी, कम होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू इंटू एफ नॉट, है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई। और इस जगह पे आपके करीब आ रही है, तो इस जगह पे क्या होगी, v इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ इंटू वी ओवर वी माइनस यू। तो यहाँ पे f ज्यादा है। तो इस तरह को ये याद रखना कि अगर आप इधर खड़े हो, ठीक है, तो यहाँ पे और इसके एडजेसेंट जितने पॉइंट्स हैं इस डायमीटर के ऊपर, ये सारे सेम होते हैं। ये एफ नॉट होगी, ये भी एफ नॉट होगी। मगर अगर आपकी तरफ आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और अगर यूं घूम रहा है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब देखो, अब आप पहले इधर खड़े थे, पहले आप इधर खड़े थे, तो आपके लिए ये वाली एफ ज्यादा थी, ये वाली एफ कम थी। मगर अगर आप इधर खड़े हो इस जगह पे, तो आपके लिए ये वाली एफ ज्यादा होगी और ये वाली एफ कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से यूं घूम रहा है ना। इसी तरह आपको बस पता होना चाहिए, अगर आप इधर खड़े हो आपके लिए ये एफ नॉट होगी, आपके लिए ये एफ नॉट होगी। आप जिसको यूं घुमा रहे हो, ठीक है, अब यहाँ से भी आपके आपसे दूर जा रही है, तो अब यहाँ पे एफ कम होगी, और यहाँ पे आपकी तरफ आ रही है, आप यहाँ खड़े हो, तो यहाँ पे एफ ज्यादा होगी। सही हुई? याद हुआ? समझ आया कैसे करना है? परफेक्ट। हर बार डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पॉइंट पी एफ मैक्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सवालों के थ्रू होता है। अच्छा जी। A child sits on a rotating horizontal platform in a playground. The child moves with a constant speed along a circular path as shown in figure 4.1. An observer is standing a long distance away from the child. During one particular revolution of the child moving at a speed of 7.5 starts blowing a whistle at point P. ठीक है, यहाँ पे whistle था, ठीक है, and stops blowing at point Q on a circular path. यहाँ पे उसने छोड़ दी। Whistle emits sound of frequency this, speed is this. Maximum frequency sound वही आप f is equals to क्या करोगे, v over v minus u into f नॉट। बस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई। डिस्क्राइब द वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर, ठीक है। देखो, अब ये आपका चाइल्ड क्यों रोटेट कर रहा है, ठीक है। Hmm, अब जो ये चाइल्ड नहीं है, ये सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। यहां तक बात क्लियर हुई। और इस चाइल्ड के पास है विसल, तो ये रोटेट करते हुए ना एक विसल बजा रहा है, ठीक है। और एक बंदा दूर खड़ा है चाइल्ड से, ठीक है, तो उसको फ्रीक्वेंसी कैसे सुनाई देगी। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एट पॉइंट पी of f max 972 decrease due to decreases to less than 958 point q। अच्छा देखो, 950 थी इसकी ओरिजिनल f नॉट, ठीक है। अब वो इधर खड़ा है बंदा, ठीक है, कि डिस्टेंस ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब यहाँ जा रहा है, ठीक है। इधर जाते हुए क्या होगा, यहाँ पे कम है f, और यहाँ पे मैक्सिमम है f। अब यहाँ से यहाँ रोटेट करते हुए तो टोटल f डिक्रीज नहीं हो रही। यहाँ फर्स्ट करो थी 1000 और यहाँ थी 900, तो मैं p से q की तरफ मूव करते हुए f कम नहीं कर रहा, है ना। और यहाँ पे आपकी कितनी होगी, 950। मैं कहूंगा कि फ्रॉम p टू q f डिक्रीजेस विद मैक्सिमम f एट p, क्योंकि वो उसकी तरफ अप्रोच करे,
एंड लोएस्ट एट क्यू विच विल बी लेस देन 950। ये 3 नंबर लिखोगे तो मैं आंसर मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। कैसे? एक आप लिखोगे कि डिक्रीज हो रही है फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है, हाईएस्ट एट पी ग्रेटर देन 950, लोएस्ट एट क्यू लेस देन 950। बस 3 नंबर मिल गए। समझ आई? ये हमने कल कर ली थी, मैंने आपको सारा स्पेक्ट्रम समझा दिया था कैसे आपका उसका आता है। रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक एक्सबॉक्स गेम, ये मैंने कल करा दिया था, ठीक है। इसको अगर इससे याद करना हुआ एक दो बार फिर गो थ्रू कर लेना। याद है ना, मैंने कल कराया था, शुरू इससे किया था। अच्छा, हम आते हैं जरा पोलराइजेशन के ऊपर। पोलराइजेशन क्या होती है? ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट। पोलराइजेशन ऐसे होती है कि यार फर्ज करो ये लाइट है, ठीक है, बल्ब है, ठीक है, बल्ब है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब ये हर तरफ एमिट कर रही है लाइट। अगर मैं इस बल्ब के आगे एक शील्ड लगा दूं, ठीक है, और लाइट इधर भी जा रही है, लाइट इधर भी जा रही है, 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 लेकिन इस शील्ड के अंदर मैंने एक ये पोलराइजिंग फिल्टर लगाया हुआ है। पोलराइजिंग फिल्टर पता है क्या करता है? इस लाइट को ना एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, बस। बाकी सारी खत्म हो जाएगी, ये एक जाना शुरू हो जाएगी। दिस पोलराइजिंग फिल्टर इज मेड इन अ वे कि इट ओनली अलाउज दिस वन रे ऑफ लाइट टू पास इन वन डायरेक्शन, बाकी सारी कैंसिल हो जाती है। दिस इज बेसिकली पोलराइजेशन। समझ आई? अच्छा, अब नीचे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये सारा कुछ आप पढ़ लेना, मैं आपको वैसे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये थी आपके पास अनपोलराइज लाइट, ठीक है, ये था आपका एक्सिस, ये था पोलराइजिंग फिल्टर। अब ये देखो, ये जो एक्सिस है ना, जिस डायरेक्शन में एक्सिस होता है ना, उस डायरेक्शन में लाइट ट्रांसमिट होती है। अब ये हर तरफ डायरेक्शन में लाइट थी, अब ये एक्सिस यूं वर्टिकल बना हुआ है ना, इस पोलराइजिंग फिल्टर के अंदर एक्सिस यूं वर्टिकल बना हुआ है ना, है ना। इसके अंदर से जो लाइट पास करेगी ना, वो ये सारी खत्म हो जाएगी, और जो सिर्फ ये वाला सी ना, ये यहाँ उठ के ट्रांसमिट हो जाएगी। समझ आई? अगर मैं इसका एक्सेस यूं बना देता ना, तो ये वाली सारी खत्म हो जाती, तो जो ये वाली नहीं थी, ये यहाँ उठ के यहाँ के यूं ट्रांसमिट हो जाती लाइट। सही है? अब फर्स्ट करो मैं इसके आगे एक और पोलराइजिंग फिल्टर लगाता हूँ, उसका एक्सेस यूं है। अब इस ये जब गुजरेगी ना, तो इसके अंदर ये, अब ये एंगल थीटा से गुजर रही है ना, राइट। और ये क्या थी? ये हम कह सकते हैं कि ई नॉट क्या होगी, साइन थीटा होगी। ये इसके, सॉरी, ये इसके कॉस है, तो ये कॉस थीटा होगी, है ना। अब अगर ये इसकी यहां से गुजर रही है और ये यूं जा रही है, तो अगली लाइट कौन सी निकली? ये वाली निकली। जब ये वाली लाइट अगर ट्रांसमिट हुई है, और ये वाली लाइट आपकी वो थी, क्या कहते हैं, इंसिडेंट थी, ई नॉट, तो मैं कह सकता हूँ ये जो ट्रांसमिट हुई है, ये ई नॉट कॉस थीटा हुई है, क्योंकि ये ये आ रही थी, और इसमें से ट्रांसमिट क्या हुई? ये वाली ट्रांसमिट हुई, ठीक है। तो जो ये एक्सिस था, एक्सिस में से ये वाली लाइट निकली है, इसके ऊपर इंसिडेंट कौन सी थी? ये वाली इंसिडेंट थी। इसके और इसके दरमियान एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है ना। तो अगर ये जो थी, ये ई नॉट थी, तो ये क्या होगी? ये अगर ये मैं कहूँ ये ई है, ठीक है, तो ये ई नॉट कॉस थीटा नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो बेसिकली, अब आप अगर पहले एक प्लेन पोलराइज लाइट को दूसरे फिल्टर से निकालोगे ना, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम कैसे होगी? उसके साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आई? अगर आपके पास पहले था थ्री, थ्री को मल्टीप्लाई बाय 0.4 कर दो, जो कि अप्रोक्सीमेटली कॉस 60 के बराबर आता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो कम नहीं हो जाएगी, अराउंड 1.3 इस तरह कुछ करके हो जाएगी। तो इंटेंसिटी क्या होती है कि अब होगा ये कि जिस तरह ये वाली लाइटें इससे ब्लॉक की ना, जब ये वाली इसके से नहीं गुजरेगी, तो इसकी भी सारी जो रेज ट्रांसमिट हो रही है वो कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ जो इसका ये वाला पार्ट था ना, वो ट्रांसमिट हो जाएगा, बाकी सारा वहीं पीछे रह जाएगा। तो ये आगे आ जाती है। समझ आई? इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन का फॉर्मूला है, ठीक है,
मैंने आपको एक बात बताई थी, इंटेंसिटी किसके डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर की, हमने पढ़ा था, ठीक है। और जो एम्पलीट्यूड होता है ना, वो बेसिकली आपकी ई के बराबर होती है। ई क्या है? ई इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो ई नॉट होती है, ठीक है। आपने एक बस फॉर्मूला ये याद रखना है, आपको ड्राइव करना नहीं आता, आपने ये याद रखना है, आपके कोर्स के अंदर है। जो इंटेंसिटी मैं कहता हूँ कि ये अनपोलराइज लाइट थी, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज लाइट है ना, क्योंकि ये एक डायरेक्शन के अंदर राइट, जो एक डायरेक्शन में लाइट होती है ना, उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अ लाइट विच इज इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ प्लेन पोलराइज लाइट। अब मुझे ये बताओ, ये वाली लाइट प्लेन पोलराइज लाइट है ना? इसकी इंटेंसिटी होगी आई। यहां तक बात क्लियर हुई? आई नॉट, आई नॉट कह दो, आई नॉट, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो आई नॉट होगी। यहां तक बात क्लियर हुई? जब आप इस आई नॉट वाली इंटेंसिटी प्लेन पोलराइज लाइट को एक सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर से गुजारोगे, जो एक एंगल थीटा से गुजर रहा है, तो जो उसके बाद ये वाली निकलेगी ना आई टू, ठीक है। ये आई टू और इसके दरमियान रिलेशन क्या है? आई टू इसके दरमियान रिलेशन है आई टू इज इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही है। ये इसके थ्रू इस तरह लिंक्ड होती है। तो अगर मैं कहूं कि पहले मेरे पास थी, अगर मैं कहूँ मेरे पास अनपोलराइज लाइट थी, ठीक है। नहीं, पहले चलो, पहले मैं कहता हूँ मेरे पास थी अनपोलराइज, मैंने अब मैं इसके आगे एक और फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट करिए मैं एक और फिल्टर लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे इसका अब एक्सिस यूं रख देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि ये है थीटा टू, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये वाली जो ये थी आई, ठीक है, आई वन, तो आई वन को मैं कह सकता हूँ कि ये थी आई नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना? ये यही बात है। और मैं कहता हूँ कि जो यहाँ से लाइट बाहर निकली है, ये है आई टू, ठीक है। तो मैं आई टू वही कह सकता हूँ कि आई टू इज इक्वल टू आई वन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये वाली आई वन थी जो यहाँ से निकली है। समझ में क्या की नहीं कोशिश करूंगा, दोबारा बताऊं? हाँ, ठीक है। अगर ये आई वन है और ये आई नॉट है, ठीक है, तो ये वाली तो आई नॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर है, और ये आई टू है, तो आई टू जो होगी ये आई वन कॉस थीटा होल स्क्वायर होगी ना, राइट। तो अगर मेरे पास सिर्फ आई नॉट की वैल्यू गिवन हो, मेरे पास आई वन की वैल्यू गिवन ना हो, और वो क्वेश्चन में कहे कि आई टू निकालो, तो आप पता है क्या करोगे? इस आई वन की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो आप लिखोगे आई टू इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ आई? कॉस थीटा टू का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात? दिस इज सब्स्टिट्यूशन है। आई दोबारा बताऊं? मसला नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे पता है। अच्छा, यहाँ बताता हूँ, देखो। मेरे पास थी ये अनपोलराइज लाइट काफी सारी, ठीक है। इसको मैंने गुजारी एक पोलराइजिंग फिल्टर से, इसके बाद मुझे मिली ये वाली लाइट एक डायरेक्शन में। इसको मैंने गुजारी एक और पोलराइजिंग फिल्टर से, जो कि थी एंगल थीटा के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मुझे मिली ये वाली लाइट, ये एक और लाइट जो थोड़ी सी टेढ़ी लाइट है यूं करके, ठीक है। इसको मैंने गुजारी एक और पोलराइजिंग फिल्टर से जिसका एक्सेस यूं है, ठीक है, और इसका एंगल है थीटा टू। अब ये जो थी ये मेरे पास है आई नॉट, ठीक है, और ये है आई वन, और ये है आई टू जो यहाँ से बाहर निकली है लाइट यूं करके, ठीक है, ये है आई टू। अगर मैं चाहूं कि मैं आई वन की इंटेंसिटी निकालूं, तो आई वन की इंटेंसिटी किस तरह होगी? मैंने निकाली ना, ये मैंने कहा था कि ये होगी आई नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हुई? अगर मैं आई टू की इंटेंसिटी निकालूं, तो आई टू की इंटेंसिटी तो इस वाली नहीं होगी, आई वन वाली नहीं होगी, क्योंकि आई वन इस वाले फिल्टर से गुजर रहा था, राइट। शेड मेरी पेंसिल रुक गई यार, ये उल्टे टाइम पे रुकनी थी। एक सेकंड दो। हाँ,
हमने पढ़ा कि I1 जो है वो है आई नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं I2 निकालूं तो I2 निकालने के लिए I1 के थ्रू जा रही है ना, मुझे मुझे ये बताओ, इस पोलराइजिंग फिल्टर 2 के थ्रू I1 जा रही है ना, तो ये तो ये नहीं होगी I1 कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर, ये थीटा 2 था और ये थीटा 1 है ना। तो अगर मेरे पास I1 की वैल्यू नहीं गिवन और मुझे उन्होंने एमसीक्यू में कहा है कि I0 से डायरेक्ट I2 की वैल्यू निकालो, तो मैं यहाँ पे I1 के बजाय ये वाली पूरी चीज सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये I1 की वैल्यू के बराबर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I2 इज इक्वल टू I0 कॉस थीटा 1 का होल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर। इस आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी। मैथ सब्स्टिट्यूशन है, समझ आई। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको ये बतानी है कि ये आपने निकाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। यहाँ पे किस तरह आई, ये वर्टिकल आ रही है ना, ठीक है। अगर मैं इसको इसके थ्रू गुजारूं जो 90 डिग्री के ऊपर है, इसके थ्रू, तो पता है आगे जीरो लाइट होगी, नो लाइट। पता है क्यों? मैं इसको यहाँ से गुजारूंगा, ये तो यहाँ से तो नहीं गुजर सकती, गुजर ही नहीं सकती ना, क्योंकि तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, राइट। अगर मैं कोई एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल वर्टिकल लाइट उसके से गुजर ही नहीं सकती है ना। तो आपकी लाइट नहीं निकलेगी। तो बेसिकली जब आप ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस है पोलराइजिंग फिल्टर का, इसको अगर आप यूं रोटेट करना शुरू करो, यहाँ से आप इसको यहाँ लेके गए, यहाँ से आप इसको यहाँ लेके गए, यहाँ से आप इसको यहाँ ले गए, एक व्हील की तरह अगर आप रोटेट करो ना, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन से लेके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तक इंटेंसिटी कम होती है। ये मैंने आपको समझा दिया, कॉस थीटा स्क्वायर से इंटेंसिटी कम होती है, राइट। यहाँ तक क्लियर हुई बात। मगर जो 90 डिग्री होता है ना, यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। अगर आप 90 से दोबारा घुमाना शुरू करोगे ना, यूं यूं यूं, तो फिर इंटेंसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और वापस 180 डिग्री के ऊपर सेम इंटेंसिटी होगी जो 0 डिग्री के ऊपर थी। समझ आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आपको समझाता हूँ, ये देखो, अब कैमरा है, मैं नजर आ रहा हूँ ना। हाँ अच्छा, ये देखो, अब ये मेरी लाइट है और ये मेरा प्लेन पोलराइजिंग फिल्टर है। अब इसके से ये डायरेक्ट गुजर सकती है। तो जब मैं यहाँ से इस तरफ निकालूंगा तो ये इसी तरह हॉरिजॉन्टल, ये इसी तरह वर्टिकल निकलेगी। तो इसमें तो इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आया ना, है ना, अभी तक कोई फर्क नहीं आया। यहाँ तक बात क्लियर हुई। मगर अगर इसमें एक्सिस को यूं रोटेट कर दूं, तो अब क्या होगा, अब लाइट यूं करके निकलेगी, यूं करके निकलेगी। तो ये किस तरह निकलेगी, ये निकलेगी I1 इज इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। मगर अगर मैं इसको इसी तरह यूं रोटेट करके यूं ले आऊं, अब तो ये लाइट निकल ही नहीं सकती, क्योंकि ये इसका हॉरिजॉन्ट एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ये तो लाइट ब्लॉक होगी, निकलेगी नहीं। अगर मैं इसको फिर यूं रोटेट करना शुरू करूं, ये तो फिर cos थीटा स्क्वायर पे आ गई, वापस निकलेगी लाइट, थोड़ी सी निकलेगी लेकिन निकलेगी। और जब ये वापस 180 डिग्री रोटेट होगा ना, तो इसी तरह पूरी पूरी लाइट वापस बाहर आ जाएगी। अब समझ आई। परफेक्ट। बहुत मजे का चैप्टर है यार ये, अगर समझ जाओ ना। ये देखो, ये हमने कर लिया। हाँ ये देखो, ये वही 180 पे मैक्सिमम, फिजिक्स में मैक्सिमम 90 पे जीरो, 270 पे जीरो, इसलिए मैंने आपको समझाया करके। ये यूजेस हैं पोलराइजेशन के। ग्लेयर रिडक्शन सनग्लासेस, आपने सुना होगा, रे बैन की पोलराइज सनग्लासेस आई हैं। पोलराइज ही करती हैं कि आपकी फारे इधर उधर की रेस को ब्लॉक कर देती हैं, ताकि आपकी आईज पे ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। 3D मूविंग where two films with different polarizations are shown and polarizing lenses are used to isolate two images। आप जो 3D ग्लासेस पहनते हो मूवी देखते हुए, उसमें दो डिफरेंट पोलराइजिंग फिल्टर्स लगे होते हैं। राइट आंख में लगा है, लेफ्ट आंख में लगा है। इसलिए आप देखो, जब आप वो होममेड 3D ग्लासेस लेते हो ना, तो एक फिल्टर ब्लू होता है, एक फिल्टर रेड होता है। वो मर्ज करके आपकी आंख में एक लाइट की इमेज बनाते हैं, तो वो बाहर स्क्रीन से बाहर चीज निकल आती है। और तीसरा स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मॉडल्स, ये रट लेना बस। स्ट्रेट वर्ड्स में प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ट्रांसवर्स वेव विद ऑसिलेशन वाइब्रेशंस इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है, ये आ रहता है। ये डेफिनेशन याद करनी है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव विद ऑसिलेशन वाइब्रेशन इन सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन मैंने वही आपको बताया, इसकी एक डायरेक्शन होती है, सिंगल प्लेन, ठीक है।
Reflected light from the surface of water is partially plane polarized. Describe briefly how you could demonstrate this. View reflected light through a Polaroid filter. Rotate filter about horizontal axis. Intensity brightness of light transmitted with maximum then increase to maximum. वही बात है बेसिकली आपकी जो है लाइट अगर आप सरफेस ऑफ वाटर से रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है, तो पार्शली प्लेन पोलराइज्ड होती है। आप उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो? वही मैंने आपको बताया कि आप उसको ना एक पोलराइडिंग फिल्टर लो, उस पोलराइड फिल्टर को आप रोटेट करो तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वो है रे है वो कम होती जाएगी। एक वक्त आएगा कि वो 0 हो जाएगी और फिर आप उसको वापस रोटेट करोगे तो वो मैक्सिमम हो जाएगी। समझ आई? वही एक्सपेरिमेंट है, आता कहीं नहीं है ये वाला। ये मैंने आपको समझा दिया। समझ आया ना ये वाला सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था अभी? ये वही चीजें, सारी वही चीजें हैं, ठीक है। मैंने ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ाया है, इससे ज़्यादा मुश्किल तरीके से पढ़ाया था। ये समझने में मुझे बहुत देर लगी थी। देखो 90 डिग्री पे इंटेंसिटी, अच्छा हाँ, मैं आपको और बात बताता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई कि ये देखो, ये थी ये वाली लाइट, ठीक है? ये था ये वाला फ़िल्टर, इसमें से तो 100% निकली। अगर ये था ये वाला फ़िल्टर, यहाँ से कितनी निकली? 0 निकली, है ना? तो इसमें तो 90 पे होगी 0 इंटेंसिटी। अगर मैं आई का ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, थीटा के साथ, तो यहाँ 90 डिग्री पे तो 0 है ना? अच्छा, अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर मैं काम करूँ कि मैं पहले इस वाली लाइट को, ठीक है? ये वाली लाइट थी, जो यहाँ से निकली है, इसको मैं पहले यूँ गुज़ारूँ, ठीक है? और अब मेरे पास ये वाली लाइट है। अब अगर मैं इसको 90 पे गुज़ारूँगा ना, तो इसकी इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, नॉट 0। इसकी इंटेंसिटी पता है कैसे आएगी? उसी तरह से I2 इज़ इक्वल टू I1, ये I1 है, ठीक है? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पता है क्यों? कॉस थीटा चेंज हो जाएगा। पहले कॉस थीटा था, ये देखो ये थीटा था, ठीक है? फर्स्ट करो ये है 50 डिग्री, ठीक है? तो ये लाइट 50 डिग्री के ऊपर यूँ यूँ जा रही थी, ठीक है? तो ये 90 है, तो आप पता है क्या करोगे? आप करोगे अब ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस 50। तो अब यहाँ पे 90 थोड़ी है, यहाँ पे तो 90 माइनस 50 है, तो इसकी इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। समझ आई? पहले तो ये वाली लाइट यहाँ पे 0 इसलिए हो रही थी ना क्योंकि ये यहाँ पे आप cos 90 का होल स्क्वायर ले रहे थे, राइट? मगर अगर आप इसको अब यूं गुजारते हो, आपके पास ये वाली लाइट है जो कि I1 इंटेंसिटी से है और इसका एंगल था थीटा, फॉर्स करो 50। अब अगर आप इसको इस वाले फिल्टर से गुजार रहे हो ना यूं करके, तो अब ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है ना, ये वाला, ये थीटा होगा 90 माइनस 50, तो कितना आ गया? 40। तो फिर आपका होगा I2 इज इक्वल टू I1 cos 40 का होल स्क्वायर। तो इसलिए इसकी I1 आप ये पुट करोगे और cos 40 का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे फिर यूं 0 नहीं होगी। समझ आई? गुड हो गया। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने पहले लाइट यूं निकाली थी और उस पे मैं ये वाला फिल्टर लगा रहा हूं, तो अब यहाँ पे 0 होगा। समझ आई? और अगर मैं उसको 90 डिग्री रोटेट करके यूं बना दूंगा तो इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है, बस वो फ्लिप होगी, आपकी डायरेक्शन फ्लिप होगी। क्लियर हुआ? सही है। हाँ देखो, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये वाली लाइट है जो यूं है, हॉरिजॉन्टल है एक्सिस पे, ठीक है? अब यहाँ पे तो ये 0 होगी, राइट? अगर मेरे पास ये वाली लाइट है, लेकिन अगर मैं ये करूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम होगी, आई नॉट होगी, तो मेरे पास 90 डिग्री पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है? मगर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक इंटेंसिटी है जो ना इस डायरेक्शन में है ना इस डायरेक्शन में, मैं कहता हूँ कि मैं लेता हूँ इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी, ठीक है? इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी, लाइट इस तरह तो ट्रेवल कर सकती है ना, राइट? कर सकती है ना? तो अब ये वाली लाइट ना इस फिल्टर से रुक रही है ना इस फिल्टर से रुक रही है,
तो इसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर हुआ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर आप ऐसी लाइट लो जो ना इस डायरेक्शन में है ना इस डायरेक्शन में है, मगर इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में यूं जा रही है जी एक्सिस के अंदर, तो उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। बात समझ आई? अगर आप अनपोलराइज्ड लाइट लेते हो, उसके सामने फिल्टर लगा देते हो किसी भी तरह का, उसकी भी इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। पता है क्यों? अनपोलराइज्ड लाइट तो हर डायरेक्शन में निकाल रही है ना लाइट। तो आप ये वाला फिल्टर लगाओ तो भी एक आएगी, ये वाला फिल्टर लगाओ तो भी एक आएगी, ये वाला फिल्टर लगाओ तो भी एक आएगी। हर तरीके से आई नॉट एक ही आ रही है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इसलिए ये भी कांस्टेंट होगी। समझ आई? यस रोशान, क्वेश्चन बताएं। ये अनपोलराइज्ड वाली समझ आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इजी सीन है यार। ये अनपोलराइज्ड वाला क्लियर हुआ है कि ये तो हर डायरेक्शन में लाइट निकाल रही है। अब मैं फिल्टर को यूं रखूं, फिल्टर को यूं रखूं, फिल्टर को यूं रखूं, हर तरीके से आ तो आई नॉट रही है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये कांस्टेंट होगी। सही है। ये बेसिकली आपको दिखाने का तरीका, ये मैंने एक वीडियो देखी थी। ये इसमें आप देख सकते हो कि लाइट 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 जो इसमें इसमें बेसिकली देख सकते हो कि लाइट जो है पोलराइज कैसे हो रही है, लाइट रिजल्टेंट कैसे बन रही है, और इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, आगे सुपर पोजिशन शुरू हो गया। ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, मॉल्स लॉ, ठीक है, ये हमने कर लिया। देखो, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग पोलराइजिंग फिल्टर आई इक्वल्स टू आई नॉट cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने कर लिया। ठीक है, पोलराइजेशन हमने पढ़ ली। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग और ये चीजें सुपरपोजिशन के अंदर है, ये हम इंशाल्लाह ऑर्डर फिर ये सारा कुछ हम कल पढ़ेंगे। स्टेशनरी वेव्स भी हम कल नहीं बल्कि अगले वीकेंड में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म। अभी तक कोई इसमें चीज समझ ना आई हो तो मुझे बताओ। परफेक्ट। ये मैं भी आपको नोट दे देता हूँ, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। ये भी मैं यूट्यूब अपलोड कर दूंगा। बाकी कुछ पूछना होगा ग्रुप पे पूछ लेना। अगला चैप्टर बड़ा मुश्किल है, सुपरपोजिशन, उसके लिए मैंने खुद भी रिवीजन करनी है। मैं इस हफ्ते फारिग हूँ तो मैं इसको बैठ के दोबारा याद करता हूँ, समझता हूँ, प्रॉपर लेक्चर्स बनाता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह अगले वीकेंड में वो पढ़ाऊंगा। क्योंकि सुपरपोजिशन पूरी एएस का सबसे मुश्किल चैप्टर था ना, सुपरपोजिशन था। लेकिन हो जाएगा। मैं इसको खुद अभी पूरा हफ्ता लगा के करता हूँ। चलो, ओके जी, इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों ने केमिस्ट्री करनी है?